बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी के पास पहले ही दो आदमी बैठे हुए थे जो उठने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सेक्रेटरी से कहा कि मैं तुमसे अलग बात करना चाहता हूँ। वो दोनों मेरी बात सुनकर उठकर चले गए। ये उन जी हजूरियों की एक किस्म में से थे जो बिला वजह बड़े अफसरों के पास जाकर उनकी चापलूसी करते हैं। उनके जाते ही मैंने दोनों अकामे और शनाख्ती कार्ड निकाल कर मेज़ पर रख दिए। मैं उसका रद्द अमल देखना चाहता था। नज़ीर ने उलट पुलट कर देखा और बोला, भारतीय हिंदुओं के हैं जी, मगर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि तुम्हारा इनके साथ क्या मामला है। मैंने जारहाना अंदाज में कहा। मैं मुसलसल नज़ीर की आंखों में देख रहा था, लेकिन उनमें कोई परेशानी ना देखी। ना तो मैंने इन लोगों को पहले कभी देखा है और ना ही जानता हूँ, नज़ीर ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने उसे कहा कि ये दोनों कल रात तुम्हारे घर गए और तुम उन्हें अपने घर के अंदर ले गए, और अब कह रहे हो कि आप उन्हें नहीं जानते। आपको गलत फहमी हुई है और मैं अपनी बात पर कायम हूँ, नज़ीर ने ठंडे लहजे में कहा। मैंने कहा कि नज़ीर साहब, अगर आपको एतराज़ ना हो तो बताओ आपकी रिहाइशगाह कहाँ है। मेरे सवाल पर नज़ीर ने जवाब दिया, क्यों नहीं, आपने एयरपोर्ट पर जाते हुए एक चौक के दरमियान एक बहुत बड़ा साइकिल देखा होगा जिसे नुमाइश के लिए लगाया गया है। उस चौक के बाएं हाथ वाली सड़क पर 3 घर छोड़कर चौथा घर मेरा है, जिसे मैं सेकंड सेक्रेटरी के साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस घर पर गुज़िश्ता रात कैसर और इमरान ने नाम प्लेट देखी थी, वो नज़ीर के बताए हुए घर से 16 किलोमीटर के फासले पर था। मैं इस गुथली को सुलझाने की कोशिश कर रहा था कि नज़ीर बोला, आखिर क्या बात है, मुझे बताएं ताकि आपकी और मेरी उलझन दूर हो सके। मैंने नज़ीर को कहा कि क्या वो 30 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चलने को तैयार हो सकता है। उसने कहा हाँ। तो मैंने नज़ीर के फ़ोन से इमरान और कैसर को कहा कि वो 30 मिनट तक पाकिस्तानी सफारतखाने के बाहर पहुंच जाएं और गार्ड को अपना नाम बताएं। मैंने नज़ीर को कहा कि मेरे दो साथी 15-20 मिनट तक यहाँ पहुंच रहे हैं, वो गार्ड्स को कहे कि जो ही वो यहाँ पहुंचे हमें फ़ौरन इत्तला दें। दोनों के पहुंचने पर मैं नज़ीर को साथ लेकर घर की जानिब चल दिया। हम लोग पहले नज़ीर के घर गए जहां वो रह रहा था। उसने हमें ड्राइंग रूम में बिठाया, जहां पर नज़ीर साहब की साहिबजादी हम सब के लिए ठंडा मशरूब लेकर आ गई। वहां से हम लोग निकले तो अब कैसर और इमरान की गाड़ी हमारे आगे थी। वो दोनों हमें उस घर के सामने ले गए जिस पर नज़ीर के नाम और ओहदे की तहती लगी हुई थी। नज़ीर उस घर के सामने अपने नाम की लगी तहती आंखें फाड़े देख रहा था। नज़ीर कुछ देर बाद इस कैफियत से निकला और सहमे हुए अंदाज में मेरा बाजू पकड़कर बोला, यह हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मैं नज़ीर को यह कहते हुए गाड़ी की तरफ ले गया कि हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए, वरना ये लोग चौकन्ना हो जाएंगे। मैंने कैसर और इमरान को कहा कि मैं नज़ीर को सफारत खाने छोड़ने जा रहा हूँ। कैसर इस मकान की निगरानी करे और इमरान दोनों सिपाहियों और जेसीओ को साथ लेकर यहाँ पहुँच जाए और सब 3-3 घंटे की निगरानी जारी रखे। जब तक हम आइंदा लाहा अमल की तैयारी ना कर लें, यहाँ हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जाए और नोट किया जाए। ये कहकर मैं सफारत खाने की जानिब चल दिया। रास्ते में नज़ीर ने कई मरतबा मुझसे मेरे मुतल्लिक पूछा, मगर मैंने उसे टाल दिया, क्योंकि जब फर्स्ट मिलिट्री अटैची ने उसे मेरे मुतल्लिक कुछ नहीं बताया था, तो फिर मुझे भी अपने मुतल्लिक उसे कुछ बताने की ज़रूरत ना थी। नज़ीर को सफारत खाने छोड़कर मैं घर वापस आ गया, मगर नज़ीर अभी तक मेरे जहन में क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि फर्स्ट मिलिट्री अटैची के कहने के मुताबिक यह पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है। तो फिर हो सकता है कि अपनी खुफिया सरगर्मियों के लिए उसने ये मुकाम ले रखा हो, लेकिन वो अपनी नाम प्लेट हरगिज ना लगाता। हमें ना सिर्फ इस अक़दे का हल तलाश करना था, और जो भी इस घिनौने खेल में शामिल थे उन सब को ठिकाने भी लगाना था। मैंने हालात के पेश नज़र ये फैसला किया कि सिर्फ तेज़ी से अमल करते हुए ही हम उसके किरदारों को बेनकाब करने और उनको ठिकाने लगाने में कामयाब हो सकते हैं, वरना दुश्मन अपनी निशानदही होने पर अपने सब निशानों समेत गायब भी हो सकता है। रात के 9 बज रहे होंगे जब मेरे निगरानी करने वाले साथियों में से एक ने आकर बताया कि इस घर के अंदर से एक शख्स बाहर आया और उसने नज़ीर की नंबर प्लेट उतार कर बांग्लादेशी फर्स्ट सेक्रेटरी मुहिबुल्लाह की नंबर प्लेट लगा दी है। यह नई बात सुनकर मैंने मुजम्मल, इमरान और कैसर को बुलाकर मीटिंग की। अगर इस गुथली को सुलझाना है तो हमें आज रात ही इस घर और राजेश के घर पर धावा बोलना होगा, वरना लेट होने की सूरत में हम उलझते रहेंगे और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। बारूदी असलहा साथ हो, मगर लास्ट टाइम तक इसके इस्तेमाल से परहेज किया जाए।
दोनों घरों में पहले सपना और माहा दाखिल होंगी, क्योंकि सनफे नाजुक होने की वजह से दरवाज़ा खुलवाने में आसानी रहेगी। अलगरज मुकम्मल तैयारी और प्लान करके हम लोग तीनों गाड़ियों में नाम प्लेट वाले घर की जानब रवाना हो गए। माहा और सपना ने बुरके ओढ़ रखे थे। वहां पहुंचकर हमने तीनों गाड़ियां सड़क के किनारे पर खड़ी कर दी और माहा और सपना को लेकर मैं, कैसर, इमरान और मुजम्मल उस घर के दरवाजे पर पहुंच गए। हाई रजी और दोनों सिपाही हमको कवर दिए हुए थे। हम सब पीछे थोड़ी दूर खड़े हो गए। जेसीओ को गाड़ियों की निगरानी और आसपास नजर रखने के लिए छोड़ दिया। माहा ने 4 मरतबा घंटी बजाई तो किसी ने आकर दरवाज़ा खोला। माहा ने अरबी जुबान में कहा कि हम दोनों ड्राइवर के साथ घर जा रही थी कि रास्ते में ख्याल आया कि हम अपने बैग उसी घर में भूल आई हैं जहां पर रात के खाने पर हम मदऊ थी। अब अपने मेज़बान को फ़ोन करके कहना है कि हमारे बैग हमारे ड्राइवर के हाथ भेज दे। घर वाला अरबी से नावाकिफ था। वो होनगू की तरह मुंह फाड़े माहा और सीमा यानी सपना को देख रहा था। सपना चूंकि मुसलमान हो चुकी है, इसलिए आइंदा उसका इस्लामी नाम सीमा ही लिखूंगा। माहा ने उसकी मुश्किल को समझते हुए टेलीफोन और इमरजेंसी का कहा तो उसने दरवाजे की जंजीर हटाकर दरवाज़ा खोल दिया। हम चारों साथी जो अंधेरे में खड़े थे, माहा और सीमा के अंदर दाखिल होते ही अंदर दाखिल हो गए। कैसर ने सीटी बजाकर कब्र वालों को सिग्नल दिया। वो भी जल्दी ही हमारे पास पहुंच गए। दरवाज़ा खोलने वाले ने जब इतने आदमियों की यकदम जलगार देखी तो वो चीखता हुआ एक कमरे में दाखिल हुआ। कैसर और इमरान भी उसके पीछे उस कमरे में गए। इतनी देर में माहा अपना बुर्का उतार कर एक्शन में आ गई। मुजम्मल और मैं माहा के साथ दूसरे कमरों की तरफ लपके। हम जिस पहले कमरे में दाखिल हुए वहां 2 आदमी बेड पर लेटे हुए थे। हमें अचानक देखते ही वो कराटे वाली एक्शन में आ गए, मगर माहा ने इतनी देर में उन पर किकों की बरसात कर दी। मुजम्मल को कराटों की अलिफ बे भी नहीं आती थी और मैंने भी दौरान ट्रेनिंग ही हल्की फुल्की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन फिर भी हमारे सामने उनकी दाल ना गली। उनकी टांगें हवा में ही चलती रही और हमने उनकी पतली कमरों से पकड़कर उन्हें इस तरह फर्श पर पटक दिया जैसे खरबूज हों। सर और पुश्त पर चोटें लगने से वो कराहने लगे। मैंने माहा और सीमा को कहा कि वो कैसर और इमरान के कमरे में जाएं और उनकी हेल्प करें, और सिपाहियों को कहो कि वो रस्सियां लेकर यहाँ पहुंच जाएं। क्योंकि हम मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे, इसलिए रस्सियों के अलावा बोरियां भी थीं जिसमें लाशों को डालकर समुंदर बुर्द किया जा सके। सिपाहियों ने आकर उन दोनों के हाथ पांव बांध दिए और उनके मुंह में कपड़े ठोंस दिए। उन दोनों को सिपाहियों की निगरानी में छोड़कर हम दूसरे कमरे में गए तो वहां इमरान और कैसर ने 2 आदमियों को अपने आहनी शिकंजों में जकड़ रखा था और उनके चेहरों पर घोंसों की चांद मारी कर रहे थे। मैंने मुजम्मल को कहा कि दोनों सिपाहियों को यहाँ भेजकर खुद वो उसी कमरे में रहे। सिपाहियों ने यहाँ पहुंचकर उन दोनों के भी हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़े ठोंस दिए। मैंने सिपाहियों को कहा कि मुजम्मल के साथ पहले वाले दोनों कैदियों को उठाकर इसी कमरे में ले आए। हाथापाई और मुकाबले के बाद देखा कि मुजम्मल का और मेरा सांस भी फूला हुआ था। हम दोनों अपनी उम्र के उस हिस्से में थे जहां इंसान की सेहत ठहर जाती है और मायले बाजवाल शुरू हो जाती है। डीएमआई की हिरासत में होने वाले तशद्दुद की वजह से मैं अपनी काफ़ी ज़्यादा सेहत गंवा बैठा था, लेकिन मुजम्मल भी फौजी होने के बावजूद खासा निढाल नजर आ रहा था। बहरहाल चंद मिनट की रेस्ट के बाद हमारी सांसें बहाल हो गईं और मैंने उनसे पूछगछ शुरू कर दी। माहा और सीमा दूसरे कमरों में हमारे मतलब की चीज़ें तलाश करने चली गईं। मैंने उन चारों से नाम पूछे तो जो उन्होंने बताए उससे साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने 2-3 और सवाल पूछे तो उन्होंने उसके भी गलत जवाब दिए। मैं उन्हें हलाक करके उनकी लाशें ही नहीं छोड़ना चाहता था, मुझे इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी। मैंने सिपाहियों को कहा कि दोनों कमरों में पर्दे लटकाने वाले लोहे के राड उतार कर ले आएं। वो राड शायद इनसे सच उगलवा सके। चनाचे राड्स आने पर मैंने कैसर और इमरान को कहा कि इनको लिटाकर और उनकी गर्दनों पर राड्स रख कर उन्हें हाथों से दबाएं। अभी ये काम शुरू भी नहीं हुआ था कि माहा और सीमा हाथों में ट्रांसमीटर और बहुत सारे कागजात लिए वहां पहुंच गई। माहा ने बताया कि ट्रांसमीटर तो एक पलंग के नीचे से मिला है और कागजात सूट केस में से मिले हैं। मेज पर पड़े हुए सारे कागजात चादर में हैं। ट्रांसमीटर को देखते ही उन चारों के रंग फक हो गए। इधर मेरे साथियों ने राड्स को दबाना शुरू कर दिया। जब उनकी सांसें रुकने लगी तो गूं गां करने लगे। मैंने एक के मुंह से कपड़ा हटाने का कहा। कपड़ा मुंह से निकलते ही वो बोला, ये दोनों कुछ बताएं या ना बताएं, मैं 16 आने सच बताने के लिए तैयार हूं, बस मुझे ना मारें। मैंने उस भारतीय की
सब कुछ सच बताने की ऑफर को नज़रअंदाज करते हुए अपने साथियों को राड्स दबाते रहने का हुक्म दिया। मुझे उनके हकाम पर अमल नहीं करना था, मुझे उनसे सब कुछ उगलवाना था। पर भारतीय हिंदू के खमीर में ही ये बात नहीं है कि तशद्दुद सहे और जुबान न खोले। मैं जानता था कि बाकी तीनों भी असली पॉइंट बताने के लिए जल्द ही जुबान खोल देंगे, और जल्द ही उन्होंने भी हथियार डालकर सब कुछ सच बताने का कहा। मैंने रजी और सिपाही की मदद से पहले भारती को दूसरे कमरे में शिफ्ट करवाया और बाकी तीनों के मुतालिक रजी को कहा कि ये पिस्टल हाथ में रखो, इनमें से कोई भी कमी बेशी करने लगे तो गोली से उड़ा देना। मैं कैसर को भी उनकी निगरानी पर छोड़कर इमरान और मुजम्मल के साथ दूसरे कमरे में गया जहां पहले भारती को ले जाया गया था। मैंने सिपाहियों को कहा कि पहले इसके सर पर 20 जूते मारें, ताकि इसके जहन में अच्छी तरह यह बात बैठ जाए कि मैं झूठ सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसी हिंदू की चप्पल से सिपाही ने 20 का अदद पूरा किया और फिर उसको कहा कि अब बोलो, और सिपाही से कहा कि जो ही ये झूठ बोले मेरे इशारे पर इसके सर पर 50 जूते मारना। मेरी वार्निंग सुनकर उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत जवाब दे गई। जो कुछ उसने बताया मैं उसी के अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। सर, मैं एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं बोलूँगा, बस मेरी जान बख्शी कर दे। हम चारों DMI के बैरून मुल्क में मुलाजम हैं। हमें 2 माह कबल ही भारतीय कंपनियों जिनके दफातर जद्दा में हैं मुलाजमत के वीज़े दिलवाकर यहाँ भेजा गया है। मेरा नाम विक्रम है और मैं वायरलेस ऑपरेटर हूँ। मेरे साथियों के नाम हरिचंद, ओम प्रकाश और लक्ष्मीकांत हैं। हमें इस मकान में इन हदायत के साथ रखा गया है कि हम कम से कम लोगों से मिलें। फौज के एक जनरल हुक्म लाल जी हमें यहाँ सेट करने और टास्क देने के लिए 15-20 रोज कबल ही यहाँ आए थे। उन्होंने हमें CBI के एक अफसर से ये कहकर मिलवाया कि जब तक हम खुद काम करने के काबिल नहीं हो जाते उस वक़्त तक हमें CBI के अफसर के हकाम पर अमल करना होगा। जनरल साहब और CBI अफसर जगदेश यानी त्रिपाठी एक रोज़ छोड़कर हमें मिलने आए थे। उन्होंने हमें बताया था कि इस मकान में अनकरीब ही हमसे ज़्यादा तजर्बाकार और मिडल ईस्ट के माहिर आदमी हमारे साथ आकर रहेंगे। जगदेश साहब ने हमें यह भी कहा था कि हम यहाँ पाकिस्तान और बांग्लादेश के सफारत खानों में कारकुनों के भेस में काम करेंगे। हरिचंद और लक्ष्मीकांत बंगाली जुबान पर अबूर रखते हैं। मेरी हिंदी पाकिस्तानी उर्दू की तरह साफ है और ओम प्रकाश मुझसे भी साफ उर्दू बोलता है, उसे थोड़ी बहुत पंजाबी भी आती है। जनरल साहब और जगदेश साहब 8-10 रोज से गए हुए हैं, यहाँ नहीं आए। यहाँ प्रैक्टिस के लिए हर रात एक फ्रिक्वेंसी पर रात 1 बजे ट्रांसमीटर पर राब्ता करने की हदायत की गई है। इस ट्रांसमीटर पर मैं हर रात 1 बजे राब्ता करता हूँ और साथियों की हैरियत बताता हूँ। हम प्रैक्टिस के लिए 2 रात बाद पाकिस्तानी और बांग्लादेशी फर्स्ट सेक्टरियों की नंबर प्लेटें तब्दील करते रहते हैं। हमें ये आर्डर इसलिए दिया गया है कि सऊदी अरब में जासूसी के लिए आने की वजह से जो जहनी दबाव है वो कम हो सके और हम उन दोनों ममालिक के कवर में काम करने में किसी किस्म की झिझक महसूस ना करें। विक्रम ने जो कुछ बताया था उसकी तस्दीक मुझे उसके साथियों से करनी थी। 4 कमरों के उस फ्लैट में तीसरे कमरे में सिपाही उसे खींच कर ले गए। मैंने दूसरे भारतीय को उस कमरे में लाने का कहा। उसकी भी पहले जोतू से खिदमत की गई। उसने भी वही बातें दोहराई जो विक्रम बता चुका था। तीसरे और चौथे का भी बयान दोनों से मुख्तलिफ ना था। उन चारों ने बताया कि 2 आदमी कल रात टैक्सी में यहाँ आए थे और उन्होंने उन्हें बेहोश करके सब कुछ लूट लिया और उनकी गाड़ी की चाबी भी गायब कर दी थी। उन्हें टैक्सी के किराए के लिए रकम दरकार थी, भला हम अजनबियों को पैसे क्यों कर देते। लेकिन जब उन्होंने जनरल साहब और जगदेश साहब का नाम लिया तो हम उन्हें अंदर ले आए और उन्हें ठंडा वगैरह पिलाया। उनकी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी। तकरीबन 1 घंटा हमारे पास रेस्ट करने के बाद वो लोग चले गए। उन चारों से हमें जो कुछ मालूम हो सकता था उसे जानकर अब बड़ा मसला वो खुद बन गए थे। DMI के बैरून मुल्क शोबे का इल्म मुझे पहली बार हुआ था। बाद में भारतीय इंटेलिजेंस कवर के ताउन से उस शोबे ने रा का नाम अपनाया और उसका जाल फैलते फैलते एशिया से निकलकर यूरोप तक फैल गया। लेकिन अपने नाअहल अफसरान और बुज़दिल कारकुनों की वजह से उसका अमली दायरा सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान तक ही महदूद होकर रह गया और उन ममालिक में भी रा ने सिर्फ बेगैरत और बेज़मीर पाकिस्तानियों और अफ़गानियों को खरीद कर उनके ज़रिए ही प्रोपेगेंडा और बम धमाके करवा कर आवाम को हरासा करने में किसी हद तक कामयाब हुए हैं। अब तक रा के सिर्फ चंद भारतीय एजेंट ही पाकिस्तान में पकड़े गए हैं, क्योंकि बाज़ बेज़मीर और बेगैरत पाकिस्तानी गरदार रा के एजेंट बनकर उनका मिशन पूरा कर रहे हैं।
उन चारों भारतीयों से मालूमात लेने के बाद मैंने साथियों से कहा कि अब इनका जिंदा रहना मतलब अपने लिए मुसीबत खड़ी करने के मुतरादिफ है। मुजम्मल, इमरान और कैसर ने कहा कि आप सीमा और माहा ट्रांसमीटर और कागजात लेकर घर जाएं, हम इनका बंदोबस्त करके आते हैं और फिर राजेश की खबर लेते हैं। मैं माहा, सीमा और उस घर से मिलने वाले ट्रांसमीटर और कागजात को लेकर घर आ गया। माहा और सीमा हमारी ज़रूरत के कागजात को छांटी करने में मसरूफ़ हो गई। मैं साथियों के इंतज़ार में कभी घर के अंदर और कभी बाहर रहकर उनकी राह देखने लगा। बहसीयत ग्रुप लीडर मिशन और साथियों की सलामती की जिम्मेदारी मेरी थी। काफ़ी देर बाद मेरे साथी वापस आ गए। सबका थकावट, प्यास और भूख से बुरा हाल हो रहा था। मुजम्मल ने ड्राइंग रूम में अपने काम की रिपोर्ट देते हुए कहा कि आपके आने के बाद लोहे के राडों से हमने उन्हें ख़त्म कर दिया। कैसर ने अक्लमंदी की कि आखिरी इंफॉर्मेशन के तौर पर उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि सब्ज़ रंग की टोयोटा करोला, और वो पार्किंग में खड़ी है, जिसे वो बाजार वगैरह और दूसरे निजी कामों के लिए यूज़ करते हैं। उन्हें ज़्यादा वक्त घर में ही रहने की हदायत की गई हैं। कैसर ने उनसे गाड़ी की चाबी भी ले ली। अभी तक वो इसी गलत फहमी में थे कि हम उन्हें मार पीट कर छोड़ देंगे, इसलिए वो अपनी जानें बचाने के लिए हमारे साथ पूरा ताउन कर रहे थे। कैसर और इमरान ने आपस में मशवरा करके उन्हें कहा कि तुम लोगों को अपने अफसर आला के पास ले जाया जाएगा। अगर उन्होंने वहां भी सच बोला तो उन्हें रिहाई मिल सकती है। कैसर ने उनकी गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग के एक खाली हिस्से में ले जाकर खड़ी कर दी। इस दौरान हमने उन चारों की लाशों के हाथ पांव रस्सियों से आज़ाद किए, उनके मुंह पर बंधे कपड़े हटाए। दोनों सिपाही रजी और अब्दुल्ला एक एक करके उनकी लाशों को गाड़ी तक लाए और उनको गाड़ी में रख दिया। अब लाशों को सीटों पर इस तरह बिठाया गया जैसे वो बिल्कुल सही हों। कैसर उनकी गाड़ी में बैठ गया और हम उसके पीछे अपनी गाड़ियों में बैठ गए। शाहराए फ़लस्तीन से गुजरते हुए कैसर ने एक पेट्रोल पंप से मोबिल ऑयल के 2 डब्बे खरीदे और थोड़ी दूर आगे जाकर डब्बों से तेल ज़मीन पर गिराकर खाली कर लिए, और फिर एक और पेट्रोल पंप से उन डब्बों में पेट्रोल डलवा लिया, और फिर गाड़ी सीधी आगे ले जाकर ओवर ब्रिज जा पहुंचा, जहां से एक सड़क मक्का मुकरमा को और 2 सड़कें जद्दा को जाती थी। कैसर ने रास्ते में से ही एक वजनी पत्थर भी उठा लिया। उसने ब्रिज से शहर जाने वाली सड़क, जो बुलंदी से नीचे की तरफ आती थी, वहां गाड़ी खड़ी की और पेट्रोल के दोनों डब्बे चारों लाशों पर खाली कर दिए। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर पर पत्थर रखकर उसे पूरा दबा दिया और लाशों को दिया सलाई दिखाकर गाड़ी को गियर में डालकर खुद बाहर आ गया। जलती हुई लाशों के साथ गाड़ी तेजी से ढलवानी सड़क पर भागती हुई एक जानब की रैकिंग को तोड़ती हुई तकरीबन 40 फीट नीचे जा गिरी। इंजन और पेट्रोल टैंक जो लबालब भरा हुआ था उसने भी आग पकड़ ली। गाड़ी नीचे गिरी तो यकायक बुलंद शोलों की लपेट में आ गई। अब मजीद हमारा वहां ठहरना बेसुध और खतरनाक था, लिहाजा हम कैसर को लेकर वापस घर आ गए। हमारे मिशन का निस्फ हिस्सा तो मुकम्मल हो चुका था। बाकी को मुकम्मल करने के लिए जाने से पहले हमने खाना खाया और चाय पीकर ताज़ा दम हो गए। रात के ठीक 1:30 बजे हमने राजेश के घर का रुख किया।